पॉलिटी अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। परिचय इंट्रोडक्शन। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं थी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता के विकेंद्रीकृत कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं में यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत हमें क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक सबसे छोटा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश की समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। मतलब अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सहेलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिल में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल और एक और समूह। बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र। बात बोले भेद खोले। इसको पढ़िए, बात बोले भेद खोले। एथनिक या जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है, यानी यह संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनके शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या राष्ट्रीयता एक हो। बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्र को देखो। ये बेल्जियम और श्रीलंका का मानचित्र है। नीचे ये श्रीलंका का पार्ट है, ये जो पूरा है नीचे ब्लैक से श्रीलंका का और ऊपर बेल्जियम है, ठीक है ना। तो बेल्जियम जो है वो बहुत कम मतलब कि क्षेत्रफल उसका, और श्रीलंका का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना देश को कमज़ोर करना होगा। इस बात से शुरुआत क्यों करें। तो यहाँ पर तमिलों के 2 समुदाय, श्रीलंकाई। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी
काम करते हैं। यानी सामुदायिक सरकार, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़े में बँट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का चुना गया। देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स उसका मुख्यालय चुना गया। तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं? यह बात तो कुछ अजीब लगती है। खैर, ज़रा सोचने दीजिए। कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़ें और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरने जमा करें। 5-5 छात्रों के 2 समूह एक साथ यह काम कर सकते हैं। फिर दोनों समूह अपनी सारी कतरन साथ मिलकर के कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। सारे झगड़ों को उनके स्थान, अपने प्रदेश, देश से बाहर के हिसाब से वर्गीकृत करें। बाकी इन टकराव के कारण जानने की कोशिश करें। इनमें कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर हैं? इनमें से किस विवाद को सत्ता में साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है? बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। तो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में यहाँ पर पूरा विस्तार से बताया गया है। कुछ समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही कहानी की तरह सुन रहे हैं? अगर नहीं आ रहा है तो खुद से एक बार रिपीट कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर लीजिए। एक बार में नहीं आया, 2 बार में, 2 बार में नहीं, 3 बार में। अपने से भी एक बार पढ़िए, ज़्यादा समझ में आता है। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक 2 बड़ी पार्टियों का गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा रही हैं। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना ये पेश करता है आपके सामने। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, लेकिन सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर के यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानियां पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें।
इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। युक्तिपरक हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर के लिया गया फैसला पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उल्टा देता है। एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूल साथी हैं चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है और वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषा बोलते हैं। इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल को रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनीती और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? आगे खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार ये तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था, तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए और दोनों पक्ष में भी अभी भी इस समझौते को आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के धर्म को। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा। बेताल की कहानी यहीं तक थी और बेताल ने कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा। अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? बेताल ने विक्रम से सवाल पूछा कि अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराता नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं?
बेताल ने कहा कि आंसर देना ही होगा, आंसर नहीं दीजिएगा विक्रम जी, आंसर नहीं दीजिएगा तो आपका मोटरसाइकिल यहीं जाम हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं सकता है ना। विक्रम बेचारा फंस गया यहाँ पर। क्या आप जितना भी पढ़ाई किए हैं जो ऊपर से नीचे तक ये कहानी, तो इसमें से ही आंसर देना है आपको, तो आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना। तो आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि बेचारा विक्रम तो फंस गया। और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। वो पूछा कि बेताल ने सवाल पूछा था इससे, विक्रम से, कि क्या आप इस जगह पर होते तो आप कुछ नया करते या पहले की व्यवस्था ही रहने देते। लेकिन विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं एनसीईआरटी में जिनका मतलब आपको थोड़ा कठिन लगेगा समझने में, जैसे खलील की उलझन। तो खलील की उलझन, खलील क्या है? खलील नाम का एक आदमी था बेरूत शहर में, ठीक है ना। ऊपर ही में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आदमी का नाम है। उसका उलझन मतलब उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसका उलझन कहने का मतलब कि माँ बाप, पत्नी अलग समुदाय की, माँ बाप अलग समुदाय के, तो ये सब उलझनें होती हैं। धर्म अलग अलग था दोनों का, तो उसको सब मानना पड़ा था। यही खलील की उलझन। सत्ता की साझेदारी के रूप, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति का किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीति शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसे लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। व्लादिमीर सोचता है कि सत्ता की बागडोर हमारे हाथ में रहे, केवल हमारे हाथ में। हाल के समय में रूस में कुछ नए कानून बने। इन कानून को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गईं। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? यहाँ किस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है, उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं? तो यहाँ है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। उदाहरण जो प्रचलित है कुछ गौर करते हैं। शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानून पर अंकुश लगाती है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इतना दूर आप अच्छे से पढ़ लीजिए 2-3 बार, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका
सत्ता का उपयोग तो करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है, ठीक है ना। न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है, और इस व्यवस्था को ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कुछ कुछ मेन पॉइंट जो है ना, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए अपने बुक में। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहें। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं होता है। कई देश में प्रांतीय सरकारें नहीं होती, लेकिन हमारी तरह देश में व्यवस्था है। वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदार देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता का एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती हैं। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समुदायों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार को विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदार करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की प्रक्रिया कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है। क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी बता रहे हैं? एक लड़की है और इधर डैशबोर्ड लगा है, और वो लड़की का प्रश्न है कि मेरे स्कूल में हर महीने मॉनिटर बदल जाता है, क्लास मॉनिटर। तो क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी कह रहे हैं? हाँ, यही है सत्ता की भागीदारी, कि जब भी चुनाव आता है तो यहाँ पर नेता बदलते रहते हैं, ठीक है। जो चुनाव जीतता है वही यहाँ पर होता है, इसी ही बोलते हैं सत्ता की भागीदारी। यहाँ 3 में देखिए आप, लिखा है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई, धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। जैसे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, किसी के बीच भी हो सकता है, ठीक है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में कौन सी सरकार है? सामुदायिक सरकार है वहाँ। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए।
ठीक है ना। सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायक रूप से प्रशासन में हिस्सेदारी दिया जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दे देनी चाहिए। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि महिला या फिर बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग या फिर अल्पसंख्यक जाति के जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, तो उनको भी मतलब इसमें इस चुनाव में शामिल कर देना चाहिए। यहाँ पर सत्ता के भागीदार उनको भी बनाना चाहिए। सत्ता के बंटवारे कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियाँ में से किसमें आते हैं। यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करेगा। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव को सुधार करे। फिर रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेज और लिबरल यावलोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवार की साझा सूची बनाएंगे। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेही मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेंगी। तो ये सब प्रश्न हैं, ठीक है। इस प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। देखिए, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है, ये सारा बोल ही दी हूँ, बार बार क्या रिपीट करूँ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब का क्वेश्चन आंसर मैं खुद नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, हैंड रिटन नोट्स, माई सेल्फ हैंड रिटन नोट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपके जीवन में हरियाली बनी रहे। भगवान आपकी माता पिता को लंबी उम्र प्रदान करें और आप हमेशा खुश रहें। और हमारे चैनल को देखते रहें, ज्ञान प्राप्त करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स।